गाइडेंस बैच की क्लासेस आज से स्टार्ट हो चुकी है और ये आपकी रीजनिंग की क्लास है। ये पहली क्लास है आपकी रीजनिंग की और 1 से 2 दिन आपको ये क्लासेस यूट्यूब पर प्रोवाइड कराई जाएगी डेमो क्लास के रूप में। अगर कोई भी स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहता है तो आप इस बैच के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। और इस बैच के बारे में अगर डिटेल्स में जानकारी चाहिए तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, स्पार्कल एजुकेशन विद गौरव। ओके, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर फुल जानकारी इस बैच के बारे में आपको मिल जाएगी। मैं ज़्यादा यहाँ पर समय आपका नहीं लूँगा। ये आपका एक मेंटरशिप प्रोग्राम है, इसमें आपको फुल प्रिपरेशन कराई जाएगी एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 के लिए। ओके, बहुत स्पेशल तरीके से ये हमने बैच लॉन्च किया है। सब अलग है, मतलब सबसे अलग ये बैच रहेगा। पर मंथ आपसे फीस ली जाएगी इस बैच के अंदर 199 रुपये और तीनों सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, बस इतनी सी जानकारी हमें देनी है। बाकी की डिटेल्स अगर जाननी है आपको तो एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ पर डेमो क्लास ले सकते हो या फिर फुल डिटेल्स में जानकारी आप वहाँ पर ले सकते हैं। 150 प्लस का टारगेट रखेंगे और ये जो फीस है आपकी 199 रुपये, ये केवल आपको 4 से 5 महीने ही पे करनी होगी। ऐसा नहीं है पूरे साल आपको ये पे करनी है। ओके, तो ये बहुत अलग तरीके से हमने बैच बनाया है। ये आपकी रीजनिंग की क्लास है और अगर ये क्लास आपको अच्छी लगती है तो लाइक करना, साथ में अगर आप इंटरेस्टेड हो बैच ज्वाइन करने के लिए तो आप कर सकते हो। ओके, चलिए, कम से कम 1 महीना आप जरूर पढ़ के देखिए। इस क्लास को देखने के बाद अगर आपको लगता है कि यार हाँ ये मतलब सही है, हमारे हिसाब से हमें अच्छा समझ में आ रहा है, तो 1 महीना आप आगे और पढ़ के देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। बहुत अलग कॉन्सेप्ट है हमारा पढ़ाने का, बहुत ही अलग तरीके से यहाँ पर हम पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से। ओके, चलिए देखिए, रीजनिंग में कुछ चैप्टर्स के नाम मैं आपको बता देता हूँ, कौन कौन से चैप्टर्स जो है आपको पढ़ने होते हैं रीजनिंग के अंदर। आप बेफिक्र होके जितनी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगा बस उतना ही आपको पढ़ना है। क्लियर, चाहे रीजनिंग हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे जीएस हो। जीएस में मैंने आपको बताया हुआ है कि जो मुझे बेस्ट क्लास लगेगी यूट्यूब पर वो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी इस बैच के अंदर। ठीक है, और स्पेशल टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है, वहीं पर डेली टारगेट्स वगैरह, टाइम टेबल, शेड्यूल वगैरह आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, किस समय क्या पढ़ना है। वीक में आपके टेस्ट होंगे, जितना भी आपने वीक में पढ़ा होगा वीक के लास्ट में टेस्ट होगा। ठीक है, इसी तरीके से आपका चलता रहेगा, फिर मंथ के लास्ट में टेस्ट हुआ करेगा। तो ये हमारा पहला महीना है और इस महीने में जो हमारा टारगेट रहेगा रीजनिंग का वो रहेगा लगभग 5 से 6 चैप्टर हम कवर कर लेंगे। वो चैप्टर जो स्टूडेंट्स को ज़्यादा परेशान करते हैं, है ना, जहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखने होते हैं, जैसे ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन हो गया, स्लोगिज्म, डाइस, कैलेंडर। ये 4-5 चैप्टर ऐसे हैं जहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट सीखने होते हैं। ओके, तो ये कोशिश करेंगे सारे चैप्टर्स इस महीने आपके कवर करा दिए जाए। चलिए, तो ये चैप्टर्स आपके सामने लिखे हैं रीजनिंग के, जो हम पढ़ने वाले हैं। ब्लड रिलेशन हो गया, स्लोगिज्म, डायरेक्शन, डाइस, कैलेंडर, कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सीरीज, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, यहाँ पे फाइंडिंग नंबर, ये सारे चैप्टर्स आप पढ़ सकते हो। इसको आपको नोट कर लो। ठीक है, ये सारे चैप्टर्स आप नोट कर लो कि ये चैप्टर्स हमें एक एक करके पढ़ने हैं। नोटबुक में नोट कर लो वीडियो पॉज करके। ठीक है, ये सारे चैप्टर्स, इनइक्वालिटी, चाइनीज़ कोडिंग, वेन डायग्राम, कंप्लीट फिगर को कंप्लीट करना, पेपर कटिंग, फिगर काउंटिंग, फाइंडिंग फिगर, मिरर इमेज, वाटर इमेज। तो ये कुछ चैप्टर्स हैं जो हमें रीजनिंग के अंदर पढ़ने हैं। एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। और दूसरी चीज़, मैं 3 वीडियो बनाने वाला हूँ बहुत जल्दी, जिसमें रीजनिंग में किस चैप्टर का कितना वेटेज है ना, किस चैप्टर पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए, है ना, उस तरीके से हम एक स्ट्रैटेजी वीडियो बनाएंगे रीजनिंग की, उसी तरह से इंग्लिश की और उसी तरह से आपकी जीएस की। वेटेज के हिसाब से आपको पढ़ना है तो वो अलग अलग आपको 3 वीडियो मिल जाएगी बहुत जल्द। ठीक है, तो इस चैनल को आप ज्वाइन कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। चलिए, अब आते हैं आज के चैप्टर पे। ये हमारा पहला चैप्टर रहेगा ब्लड रिलेशन। ठीक है भाई, ये सारे चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं।
ये आपके सामने जो भी 24-25 लगभग चैप्टर के नाम लिखे हुए हैं, एक एक करके हमें ये सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं। पहला चैप्टर हमारा रहेगा ब्लड रिलेशन का, इसको हम पढ़ने वाले हैं। चलिए देखिए, किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले, चाहे वो इंग्लिश का चैप्टर हो या फिर रीजनिंग का हो या फिर जीएस का, किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले आप ये जानो कि उस चैप्टर से रिलेटेड कितने तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए। पहला तो आपका ओवरऑल सिलेबस का पता होना चाहिए कि यार इस सब्जेक्ट के अंदर, जैसे रीजनिंग में मैंने आपको सारे टॉपिक्स दिखा दिए, तो उसको आपको नोट कर लेना है कि यार हमें रीजनिंग के अंदर ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। अब जो भी टॉपिक आप पढ़ोगे, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर आपका ब्लड रिलेशन टॉपिक लिखा हुआ है, चैप्टर का नाम लिखा हुआ है। अब आपको ब्लड रिलेशन एक हेडिंग डालनी है। अब उसमें आपको ये जानना है, जो कि आपको मैं बताऊंगा, आपको हर चैप्टर के अंदर ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस चैप्टर से रिलेटेड कितने तरह के, कितने प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहला आपका काम यही होना चाहिए। कोई सा भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो, चाहे रीजनिंग हो चाहे इंग्लिश हो, इंग्लिश भी मैंने नाउन का चैप्टर इसी तरीके से आपको जो है पढ़ाया है, और वही क्लास आपको भी पहले नाउन की क्लासेस ही मिलेगी, क्लियर, दोबारा से। तो उसी तरीके से मैंने पढ़ाया है कि यार नाउन के चैप्टर में हमें कितने तरह के कॉन्सेप्ट सीखने होते हैं, और फिर एक एक कॉन्सेप्ट को हमने पढ़ा है। सेम यहाँ पर रीजनिंग में पढ़ने वाले हैं कि रीजनिंग में जो ब्लड रिलेशन टॉपिक है, चैप्टर है, उसमें कितने तरह के प्रश्न बनते हैं, एग्जाम में कितने तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम उन टाइप्स को देखेंगे कि कौन कौन से वो टाइप्स है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्लियर। चलिए फिर उसके बाद एक एक करके आगे हम उसको पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। ब्लड रिलेशन से, एक सेकंड, ब्लड रिलेशन चैप्टर से कितने तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, है ना। सबसे पहले हम ये चीज देखेंगे। सबसे पहला हमारा काम क्या है, किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले आप ये देखो कि उस चैप्टर से रिलेटेड कितने तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर हम देखने वाले हैं इस चैप्टर में। तो एक एक करके यहाँ पर आप नोट करोगे। टाइप नंबर 1, पहला टाइप क्या है, एक आपकी रिलेशन पजल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी एग्जाम्पल भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है, कंफ्यूजन बिल्कुल भी आपको नहीं होना है। रिलेशन पजल से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। दूसरा टाइप होता है आपका कोडेड रिलेशन। कोडेड रिलेशन ये क्या होता है, अभी आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएगी, बस एक बार ये चीज़ें आप लिख लो, ठीक है, एक एक करके। तीसरा होता है आपका इंडिकेशन बेस। इंडिकेशन मतलब संकेत वाले। रिलेशन पजल आपकी अभी मैं एग्जाम्पल के रूप में दिखाऊंगा, फिलहाल यहाँ पर बता देता हूँ। रिलेशन पजल जैसे क्वेश्चन आपको मिलता है, ए बी का भाई है, सी बी की बहन है, डी एच का चाचा है। इस तरह से जो आपकी पजल टाइप की बनती है वो रिलेशन पजल में आती है। कोडेड रिलेशन आपका होता है जैसे ए प्लस बी का मतलब है कि ए बी की माता है, सी प्लस डी का मतलब है सी डी का पिता है। इस तरीके से जो क्वेश्चन होते हैं वो कोडेड रिलेशन, यानी एक कोड दिया जाता है उसको रिलेशन के रूप में। इंडिकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद चौथा जो टाइप होता है वो होता है फैमिली या फिर ग्रुप बेस। फैमिली या ग्रुप बेस, ये 4 तरह के क्वेश्चन आपके ब्लड रिलेशन चैप्टर में बनते हैं। पहला आपका हो गया रिलेशन पजल, कोडेड रिलेशन, इंडिकेशन बेस्ड और फैमिली या ग्रुप बेस, है ना। ये चारों के चारों टाइप्स हम पहले एक बार देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, फिर एक एक करके हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये 4 टाइप्स के क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं इस चैप्टर में, और ज़्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं वो कोडेड रिलेशन और इंडिकेशन बेस्ड, इन 2 टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए एक एक करके अब देख लेते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन कैसा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल रिलेशन पजल की बात करें तो इस तरह का आपको क्वेश्चन मिलेगा कि
यू की पुत्री एक्स बी की बहू है, डब्लू बी की पुत्री का पुत्र है, डब्लू एक्स से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, यूज डॉटर एक्स इज द डॉटर इन लॉ ऑफ बी, डब्लू इज द सन ऑफ वीज डॉटर, हाउ इज डब्लू रिलेटेड टू एक्स। इस तरह के क्वेश्चंस आपकी एक पजल टाइप की होगी ना, कि वो उसकी पुत्री है, वो उसकी बहू है ना, वो उसकी पुत्री का पुत्र है। तो ये पजल हो गई एक तरीके से, कंफ्यूजन हो जाता है ना, इस तरह के क्वेश्चन को सुन के। तो इसको आपको माइंड से सॉल्व नहीं करना, कभी आप अपने रिलेशन में घुस जाओ कि उस तरह से फिर आप उसको माइंड में सोच के सॉल्व करो, ऐसे नहीं करना, आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्वेश्चन नहीं होगा सॉल्व। आपको ट्रिक के माध्यम से, कॉन्सेप्ट के माध्यम से ही सॉल्व करना है, जो कि हम आगे सीखेंगे अभी। उसके बाद आपको सेकंड टाइप मिलेगा कोडेड रिलेशन वाला। जैसे यहाँ पर आपको कोड दिया होगा है ना, जैसे यहाँ पर $, ये कोड हो गया, के ग्रेटर देन लेस देन डी है ना, के ग्रेटर देन डी, ये क्या हो गए आपके कोड हो गए, के @डी, तो ये आपके कोड हो गए। और इन कोड का यहाँ पर रिलेशन दिया हुआ है कि इसका मतलब क्या है, के डी का पिता है, के डी की पत्नी है। तो ये आपको इस तरह से कोड दिया होगा। और फिर एक कोड यहाँ पर दिया होगा, आपको बताना होता है कि भैया इनमें क्या क्या आपस में रिलेशन है, कुछ भी यहाँ से पूछ सकता है ये कोड देके। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बहुत ही आसान होते हैं। बस एक बार आप कॉन्सेप्ट सीखोगे तो इजीली आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ये आप आराम से नोट कर सकते हो किस टाइप का क्वेश्चन कौन सा होता है। ठीक है, अब तीसरा आता है आपका इंडिकेशन बेस्ड। इंडिकेशन मतलब संकेत करने वाले, सांकेतिक जो होते हैं। जैसे एक तस्वीर को देखते हुए रुचा सीमा से पूछती है, यह तस्वीर किसकी है। देखिए तस्वीर की ओर इशारा कर रही है ना, तस्वीर की ओर देख रही है, इशारा कर रही है, तो ये इंडिकेशन हो गया है ना। सीमा ने कहा इसका बेटा मेरी बेटी का पिता है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके इंडिकेशन बेस होते हैं। सीधा सीधा लिखता है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सीमा ने कहा, या ए ने कहा, बी ने कहा कि वह मेरी बेटी का बेटा, इस तरीके से कुछ भी वो लिख सकता है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका इंडिकेशन बेस्ड क्वेश्चन। बहुत आसान होता है, ये भी इजीली आप सीख जाओगे, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। ठीक है, 5 देखिए, ये फैमिली बेस या ग्रुप बेस एक पूरी फैमिली के बारे में बताएगा कि 5 सदस्यों वाले एक परिवार में पी क्यू की बहन है और आर क्यू की माँ है, एस आर का पिता है और टी एस की माँ है, पी एस से कैसे संबंधित है। तो इस तरह से आपके 4 टाइप के प्रश्न होते हैं। ये भी आप जो रिलेशन पजल वाला है ना, उसी से आप सॉल्व कर सकते हो, और ये तो आप आसानी से कर सकते हो। इंडिकेशन और आपका कोडेड रिलेशन, कोई भी इसमें माइंड आपको यूज़ नहीं करना होता, थोड़ा सा बस यहाँ पर आपको सीखना होता है ना। इसमें आप फैमिली ट्री बना करके, फैमिली स्ट्रक्चर से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, तो थोड़ा सा बस यहाँ पर आपको सीखना है। बाकी के आगे की जो आपके जो टाइप है बहुत आसान होते हैं, उसमें कुछ भी आपको माइंड नहीं लगाना होता, सीधा सीधा क्वेश्चंस में से देख के ही आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, तो इसको हम सीखेंगे पहले नंबर पे। तो एक बार आप रिवाइज कर लीजिए कि हम ब्लड रिलेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं, और अभी तक हमने सीखा है कि इस चैप्टर में कितने टाइप के प्रश्न बनते हैं और किस टाइप का प्रश्न कैसा होता है, वो एक बार आप इसको रिवाइज कर लोगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। चलिए, ये सारे टाइप्स हमने यहाँ पर देख लिए, किक करके 4 टाइप के प्रश्न बनते हैं, वो चारों हमने देख लिए। अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, मतलब कैसे सॉल्व करना है, क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर थोड़ा सा सीख लेते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, कुछ बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इस चैप्टर से रिलेटेड है, जिनको आपको ध्यान में रखना है, ज़्यादा नहीं है, ध्यान में रखना है बस। ठीक है, थोड़ी सी 2-3 पॉइंट्स है वो आपको याद रखने हैं, ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो पहला देखिए, एक होता है आपका मेल, ठीक है, एक होता है फीमेल। मेल और फीमेल में अंतर करने के लिए आपको क्या यूज़ करना है, जैसे मैंने कहा, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा ए बी का भाई है,
एक मैंने यहाँ पर लिखा बी ए की बहन है, तो इसमें मेल और फीमेल आपको पता चल रहा है कि ए बी का भाई है, ए भाई है यानी ए क्या हुआ, मेल होगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे मेल को, भाई ए यहाँ पर मैंने लिख दिया, तो अभी हमें नहीं पता चलेगा इस स्ट्रक्चर को देख के, ए को देख के कि ये मेल है या फिर फीमेल है, क्लियर। तो इसको आप ऐसी पहचान दो ताकि आप देखते ही बता दो कि यार ये मेल मैंने लिखा है या फिर फीमेल करके लिखा है। तो मेल के लिए हम यूज़ करेंगे प्लस का साइन, किसका साइन, प्लस का, उसके नीचे क्या लगा देना है, प्लस का, ठीक है। और फीमेल के लिए चाहे वो मतलब फीमेल हो, चाहे बुआ हो, मौसी हो, माता हो, है ना, कोई सा भी रिलेशन हो फीमेल में, आपको क्या करना है, माइनस करके लिखना है। जैसे यहाँ पर बोला ना बी ए की बहन है, तो बहन है बी, तो इसको हम लिखेंगे माइनस करके। पहला पॉइंट आपका ये हो गया, मेल और फीमेल को कैसे आपको दर्शाना है, क्लियर, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे, आपको क्लियर रहे कि यार ये मेल लिखा है मैंने, आपको बार बार क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े, ठीक है। आप केवल यहाँ पर देख के ही बता सकते हो कि यार ये तो मेल है, यहाँ पर देखते ही बता सकते हो कि ये फीमेल लिखा हुआ है, इसके नीचे माइनस है, तो क्लियर, ओके। इतना पॉइंट आपको याद रखना है। एक पॉइंट आपको याद रखना है, देखिए कपल वाला पॉइंट आपको याद रखना है। अगर कोई कपल है, कपल मतलब पति पत्नी, ठीक है, पति पत्नी, एक ये आपको याद रखना है। इनको कैसे हम डिफरेंट तरीके से दर्शाएंगे, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर ए बी की पत्नी यानी वाइफ है, पत्नी यानी वाइफ है, इस तरह से मैंने लिखा। तो यार ये आपस में क्या हो गए, पति पत्नी हो गए, यानी ये क्या हो गए, हस्बैंड वाइफ हो गए, कपल हैं ये, ठीक है। तो कपल को कैसे दर्शाना है आपको, ए बी की पत्नी है यानी ए पत्नी है यानी ए फीमेल है, और इसको हम डबल लाइन से, इनके बीच में डबल लाइन से आप इसको क्या करोगे, पहचान इसकी रखोगे डबल लाइन से, ए बी की पत्नी है। अब इसमें देखिए ए पत्नी है तो ये फीमेल है, तो इसके नीचे फीमेल लगाएंगे, और ये क्या है, इसका पति हो जाएगा यानी हस्बैंड हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस का साइन हम यूज़ करेंगे। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट आपको याद रखना है मेल फीमेल वाला, दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है पति और पत्नी वाला। अभी तक हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि यार मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, हो सकता है 1% कि यार आपको ये चीज़ें समझ में ना आ रही हो अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं, तो अभी तक हमने कुछ ऐसा पढ़ा ही नहीं है जो बहुत ज़्यादा मतलब जिसकी ज़रूरत हो क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। बस ये आपको एक, अभी तक हमने केवल चैप्टर्स का एक बेसिक एक थीम समझी थी कि यार हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, उसमें कोई कॉन्सेप्ट अभी हमने सीखा नहीं है। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो बस उसको एक बार आप माइंड में एक मैप बना लोगे, ठीक है, कि यार हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। 4 टाइप के प्रश्न हमने अभी बताए हैं, 4 टाइप के बनते हैं। अब जो है हम यहाँ पर देख रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, 2-3 पॉइंट से ज़्यादा नहीं है, तो इसको याद कर लोगे, बस एक बार इसको याद कर लेना आप। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया मेल और फीमेल वाला, कि उसको अलग तरीके से कैसे दिखाना है, मेल को प्लस से और फीमेल को माइनस से। क्या ये आपको बात समझ में नहीं आई क्या, आ गई ना, ओके डन। उस दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि कपल को कैसे हम यहाँ पर पहचानेंगे, है ना, कपल को कैसे दर्शाएंगे, कैसे लिखेंगे। हस्बैंड वाइफ है तो कोई, मैंने बोला डबल लाइन का यूज़ करना है उनके बीच में, डबल लाइन, ठीक है, और मेल के लिए प्लस और फीमेल के लिए माइनस। इस तरीके से ये 2 पॉइंट आपको बताए गए हैं अब, ठीक है। अगर ये आपको समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, और ऐसे इसमें कुछ एक्स्ट्रा बातें नहीं है जो आपको समझ में ना आए। एक तो मेल फीमेल है और एक पति पत्नी, ठीक है ना, ओके। कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, है ना। जहाँ पर भी प्रॉब्लम हो, डाउट ग्रुप बना हुआ है, आप उस डाउट ग्रुप के अंदर कभी भी कुछ भी पूछ सकते हो, स्टडी से रिलेटेड, क्लास से रिलेटेड, क्लियर। चलिए 2 पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। अब आते हैं एक आपका जहाँ से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करना है, जिस मेथड से,
वो यहाँ पर हम सीख लेते हैं पहले। ठीक है, हमें आप बनाना आना चाहिए फैमिली ट्री या फिर फैमिली स्ट्रक्चर भी आप बोल सकते हैं। फैमिली ट्री या फिर फैमिली स्ट्रक्चर आपको बनाना आना चाहिए ब्लड रिलेशन का टाइप 1 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्लियर, टाइप 1 को सॉल्व करने के लिए फैमिली स्ट्रक्चर या फैमिली ट्री आपको बनाना आना चाहिए। ठीक है, देखिए फैमिली में क्या होती है, एक जनरेशन होती है, अलग अलग जनरेशन होती है, उसी को आपको सीखना है बस। ज़्यादा दिमाग यूज़ नहीं करना, केवल आपको पता है बस इसको नोट कर लेना, एक तरीके से आपको सीखना है। बाकी सब चीज़ें आपको पता है, उतना टफ नहीं है। क्लियर, फैमिली के बारे में सब जानते हैं, दादा दादी नाना नानी है ना, मदर फादर, मतलब सबके बारे में तो आपको पता है ना। बस एक उसको तरीके से, हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक तरीका होता है ना, तो तरीके से आपको बस सीखना है। क्या होती है, देखिए जनरेशन से आप जो यहाँ पर जनरेशन के बारे में लिखेंगे, जनरेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे ऊपर जो जनरेशन होती है, बस ये आपको पता होना चाहिए कि सबसे जो ऊपर होती है ना, वो कौन होते हैं, दादा दादी यानी ग्रैंड पेरेंट्स। जैसे आपके दादा हो गए है ना, दादी हो गई, तो ये सब एक ही जनरेशन के लोग हैं। दादा दादी या फिर नाना नानी, ये सब एक जनरेशन के लोग हैं ना, तो सबको मैं बराबर में लिखूंगा। ठीक है, नाना नानी, तो ये सारे के सारे कौन है, एक ही जनरेशन के लोग हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर एक साथ इनको लिखा है। अब उनसे जो नीचे की जनरेशन कौन होगी, उनसे नीचे की जनरेशन कौन होगी, माता पिता। ठीक है, माता पिता मतलब पेरेंट्स लोग हैं ना, पेरेंट्स की जो जनरेशन होती है उसमें कौन कौन आ जाएंगे, आपकी माता यानी मदर आ जाएंगी, पिता आ जाएंगे। क्लियर, और कौन कौन आ जाएंगे इस जनरेशन में, आपके चाचा है ना, चाचा चाची, ये भी सब इसी जनरेशन में होंगे ना, एक जनरेशन के लोग है ना। उसके बाद आपके जैसे मामा मामी, मामा हो गए, मामी हुई। ठीक है, यानी आपके मामा मामी तो आप जानते हो। उसके बाद जैसे मौसी हुई, मौसी है ना, ये सब क्या है, एक ही जनरेशन के लोग हैं। मौसी मौसा है ना, बुआ, ये सब क्या है, आपके एक ही जनरेशन के लोग होते हैं। क्लियर, ये सारे के सारे क्या है, एक जनरेशन के लोग हैं है ना। सबसे ऊपर कौन है, कौन सी जनरेशन है, 3 जनरेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए बस। सबसे ऊपर दादा दादी नाना नानी, उसके बाद जो जनरेशन है वो आ गई माता पिता चाचा चाची, मामा मामी, बुआ फूफा, मौसी मौसा, ये सारे के सारे क्या है, एक ही जनरेशन के लोग हैं, तो इसलिए आप इनको एक साथ ही लिखोगे। क्लियर, अब इनसे जो नीचे की जनरेशन आएगी वो क्या हो जाएगी, इनके बच्चे है ना, यानी कि बेटा, ठीक है, बेटी यानी सन डॉटर, बेटी। क्लियर, या फिर और भी लोग आ जाएंगे, भांजी भांजा, ठीक है, भांजा भांजी है ना, नेफ्यू नीस, भतीजा। तो ये सारे के सारे लोग क्या है, एक ही जनरेशन के लोग हैं। भतीजा भतीजी है ना, ये सारे के सारे क्या है, एक ही जनरेशन के लोग हैं। सबसे ऊपर की जनरेशन दादा दादी नाना नानी, उसके बाद की जनरेशन कौन आएगी, माता पिता। मतलब हम अपने आप को बेस मान रहे कि हम यहाँ पर हैं। ठीक है, हम यहाँ पर है, अभी तो हम बच्चे ही हैं ना, अभी तो हम अपने पेरेंट्स के बच्चे ही हैं ना, तो हम अपने आप को यहाँ पर बेस मान रहे हैं। तो हमसे ऊपर हमारी जनरेशन कौन होगी, माता पिता चाचा चाची, मामा मामी, मौसी मौसा, बुआ फूफा, ये हमसे ऊपर की जनरेशन है ना। ठीक है, और ये सारी की सारी क्या है, एक ही जनरेशन के लोग हैं। और इनसे भी ऊपर की जो जनरेशन है वो हमारे दादा दादी नाना नानी, ये सब लोग हो जाएंगे। क्लियर, तो 3 जनरेशन होती है, बस इनको आपको याद रखना है। और एक पॉइंट आपको याद रखना है, जनरेशन को उसी के हिसाब से आपको सेट करना है क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। मतलब अगर फादर की बात चल रही है तो फादर हमसे ऊपर ही आएंगे है ना। अगर दादा की बात चल रही है तो पहले हम फादर लिखेंगे, ठीक है, फिर उसके ऊपर हम लिखेंगे दादा। क्लियर,
बस ये आपको याद रखना है, ऐसा नहीं कि दादा और आप दादा को और अपने पिता को आपने सेम जनरेशन में लिख दिया, ऐसे नहीं करना। जो जिस जनरेशन का है उसी जनरेशन में आपको लिखना है, उसी जनरेशन में, एक जगह मिक्स नहीं करना, ठीक है। पिता के साथ बेटे को कभी आप लिख दो एक साथ तो नहीं लिखा जाएगा, वो उससे नीचे की जनरेशन है तो नीचे ही करके आप लिखेंगे। दादा ऊपर की जनरेशन तो ऊपर करके लिखेंगे। क्लियर, ये आपको पॉइंट याद रखना है। अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं किस तरीके से आपको यूज़ करना है, किस तरीके से यूज़ करना है। जैसे यहाँ पर मैं कुछ लिख देता हूँ यहाँ पर कुछ क्वेश्चन के रूप में। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा यहाँ पर सी डी का पिता है। सी इज़ द फादर ऑफ डी। क्लियर, सी इज़ द फादर ऑफ डी। या मैंने यहाँ पर लिखा है डी ए का पिता है, पिता है। डी क्या हो गया, ए का पिता है। या फिर और कुछ पॉइंट्स लिख लेता हूँ, डी इज़ द फादर ऑफ ए, ए बी की बहन है, बहन है। क्लियर, आपको ये स्ट्रक्चर बना के लिखना है। ये मैं अभी क्वेश्चन आपको इसी तरह से सेंटेंस मिलेंगे क्वेश्चन में, आपको स्ट्रक्चर में कैसे लिखना है वो अभी आपको बताऊंगा। ए इज़ द सिस्टर ऑफ बी, उसके बाद सी डी का भाई है, सी डी का, अच्छा सी तो हो गया, सी और डी हो गया। यहाँ पर लिख लो ई डी का भाई है, यानी ई इज़ द ब्रदर ऑफ डी। ये कुछ सेंटेंस आपके सामने लिखे हैं, ठीक है, रिलेशन आपके सामने लिखे हैं। आपको क्या करना है, इसका स्ट्रक्चर बनाना है इसी फॉर्म में। ये जो जनरेशन आपकी दी हुई ना, इसी फॉर्म में आपको स्ट्रक्चर बनाना है। ओके, चलिए पहला सेंटेंस है आपका, देखिए सी डी का पिता है। सी क्या है, पिता है किसका, डी का। तो आप मुझे बताइए इसमें बेटा कौन होगा और पिता कौन है, ठीक है। इसी तरह से आपको लिखना है। तो सी क्या है, पिता है, साफ साफ बोला हुआ है कि सी पिता है डी का। तो सी पिता है तो सी को आप कहाँ लिखोगे, ऊपर लिखोगे, और डी इसका बेटा है तो इसको नीचे लिखोगे ना। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? जैसे यहाँ पर ये माता पिता और ये बेटा, ठीक है, ये माता पिता हो गया, ये बेटा हो गया। तो ये क्या है, इससे नीचे की जनरेशन है ना, तो उससे नीचे ही लिखेंगे। ऐसा तो नहीं है हम सी और डी को ऐसे बराबर करके लिख देंगे कि ये इसका बेटा है, ऐसे आपको नहीं लिखना। ओके, ऐसे आप नहीं लिख सकते क्योंकि ये सेम जनरेशन नहीं है। एक इसका पिता है और एक बेटा है, तो ये एक जनरेशन नीचे होगा ना बेटा। तो यहाँ पर क्या है, सी डी का पिता है। तो सी पिता है और पिता के लिए क्या करना है, हमें प्लस का साइन, यानी पिता होता है मेल और मेल के लिए हम प्लस का साइन यूज़ करेंगे। लेकिन डी के बारे में हमें नहीं पता कि डी मेल है या फीमेल है, तो इसको छोड़ देंगे। क्लियर, ये पॉइंट आपको समझ में आया कि पिता जो होता है वो एक जनरेशन ऊपर होते हैं। क्लियर, या चाचा चाची, मौसा मौसी, बुआ, ये सब क्या होते हैं, एक जनरेशन हमसे ऊपर है। ओके, तो हम एक जनरेशन ऊपर करके ही लिखेंगे। अब दूसरा सेंटेंस पढ़ते हैं, डी ए का पिता है। अब देखिए सी, अभी तक डी का पिता कौन था, सी था। अब डी पिता है किसका, ए का। तो ए इसका बेटा है ना, तो इससे नीचे की जनरेशन है ए, तो ए यहाँ पर डी से नीचे की जनरेशन है। क्लियर भाई, डी का बेटा है ना ए, तो बेटा तो एक जनरेशन नीचे होगा ना, या ये डी जो है पिता है ए का, तो ये एक जनरेशन ऊपर होगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर ए को नीचे लिखा है और डी पिता है, तो इसके लिए भी अब हम प्लस का साइन यूज़ कर लेंगे, क्योंकि इस सेंटेंस से हमें जो है क्लियर हो गया कि ये क्या है, पिता है। क्या ये स्ट्रक्चर बनाते हुए आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या? अगर कोई प्रॉब्लम आए तो सीधा सीधा आप डाउट पूछ सकते हो डाउट ग्रुप में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, चलिए आगे है, ए बी की बहन है। ए क्या है, बहन है किसकी, बी की। तो देखिए ए बहन है, तो यानी ये ए क्या है, बहन है, सिस्टर है, यानी फीमेल है किसकी, बी की। अब भाई बहन वाला जो है, देखिए ये बेटा बेटी, ये भाई बहन जो होते हैं है ना, भाई बहन कजिन, ये सारे के सारे एक ही जनरेशन के लोग हैं। या भाई बहन ऊपर नीचे की जनरेशन थोड़ी ना है, एक ही जनरेशन के है ना, हमारे साथ के होते हैं भाई बहन, या भाई बहन हो गए, कजिन हो गए, है ना। तो ये सारे के सारे क्या अपनी ही एक ही जनरेशन के लोग हैं। तो देखिए यहाँ पर बोला है
ए बी की बहन है, तो बी की बहन है तो ये बराबर जनरेशन में हम लिखेंगे, ठीक है, इसके साथ ही लिखेंगे ना, बहन भाई तो एक ही जनरेशन के लोग होते हैं, तो यहाँ पर बी लिखेंगे और ए बहन हो गई। बी के बारे में हमें नहीं पता कि बी क्या है, मेल है या फिर फीमेल है, ओके, लेकिन हाँ भाई है, जो है ए बी का भाई है, तो इसीलिए हमने ए के बराबर में ही लिखा है, क्योंकि सेम जनरेशन के ये लोग हैं, ठीक है। पिता होता तो एक जनरेशन ऊपर लिखते, दादा है मतलब ए का दादा कौन हो गया, पिता के पिता, तो हमने एक दो जनरेशन ऊपर करके लिखा है। वो सब आपको ये ध्यान रखना है। आगे है ई डी का भाई है। ई कौन है, डी का भाई है। अब ई देखिए भाई है किसका, डी का। आप मुझे बताएंगे ई को मुझे कहाँ लिखना चाहिए, ए को किसके पास लिखना चाहिए, कहाँ पर लिखना चाहिए। यहाँ पर देखो डी का भाई है, तो भाई वाली जनरेशन क्या होती है, बराबर होती है, तो बराबर लिखेंगे, ठीक है, इसी के बराबर इसी जनरेशन के साथ लिखेंगे। और ये क्या है, ई डी का क्या हो गया, भाई हो गया, ओके। ठीक है, भाई है तो मतलब एक सेकेंड, गले में थोड़ी प्रॉब्लम है, ओके। तो यहां पर क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा, यानी प्लस का साइन हम यूज कर लेंगे। आप मुझे बताएंगे इस स्ट्रक्चर को बनाते हुए क्या आपको कोई प्रॉब्लम हुई है क्या। आप ये चीजें समझो, जनरेशन वाली बातें को समझो कि पिता है तो वो हमसे एक जनरेशन ऊपर होंगे, बेटा है तो वो हमसे एक जनरेशन नीचे होगा, क्लियर। दादा है तो वो हमारी पिता से भी एक जनरेशन ऊपर होंगे, क्लियर। ये बातें आपको याद रखनी है, ओके। इसमें और भी एग्जांपल्स देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है, और भी एग्जांपल्स देख सकते हैं। मैंने बोला एफ क्यू की बहन है। एफ क्या है, क्यू की बहन है। यहाँ पर मैंने बोला एफ क्यू की बहन है, तो एफ बहन है, क्लियर हो गया, माइनस का साइन लगा दिया। अब क्यू की बहन है तो क्यू को मुझे कहाँ पर लिखना है, क्या मुझे क्यू को यहाँ पर लिखना चाहिए, या क्यू को ऊपर लिखना चाहिए, या क्यू को इसके बराबर में लिखना चाहिए। आप बताएंगे मुझे कहाँ पर लिखना है क्यू। भाई एफ क्यू की बहन है तो ये सेम जनरेशन के लोग होंगे ना, जब सेम जनरेशन के है तो मुझे बराबर में ही लिखना है, इसी जनरेशन में लिखना है, ना तो मुझे ऊपर लिखना ना ही मुझे नीचे लिखना, क्लियर। तो भाई बहन क्या होते हैं, सेम जनरेशन के लोग होते हैं। फादर चाचा चाची ये सब क्या होते हैं, बुआ मौसी मौसा, ये सब एक जनरेशन के लोग होते हैं, क्लियर। तो ये आपको याद रखना है। जैसे मैंने बोला कि बी ए का पिता है, तो बी ए का पिता है, ठीक है, तो बी पिता है, प्लस का साइन लगाएंगे, किसका, ए का। तो मुझे आप बताएंगे ए को कहाँ पर लिखना है, कहाँ पर लिखना चाहिए मुझे, ए को इसके नीचे लिखना चाहिए ना, ठीक है, एक जनरेशन नीचे हो जाएगा क्योंकि ये बेटा है ना, ठीक है। समझ में आया कि बी ए का पिता है और सी ए का चाचा है। मैंने ये बोला बी ए का पिता है, तो पिता को हमने एक जनरेशन ऊपर करके लिखा, और सी ए का चाचा है। आप मुझे बताएंगे सी को कहाँ पर लिखूं मैं, सी को कहाँ पर लिखना है मुझे, चाचा कौन होता है, पिता का भाई, और भाई वाली जो जनरेशन होती है वो बराबर में आएगी, ठीक है। मैंने यहाँ पर बताया चाचा चाची पिता सब एक जनरेशन के लोग होते हैं, तो मुझे सी को यहाँ पर लिखना है। अगर मैं बोलूँ कि डी ए की बुआ है, बुआ मतलब भाई की बहन, सॉरी बुआ क्या होती है, पापा की बहन, ठीक है, फादर की बहन, तो उसको भी यहीं पर लिखेंगे, ये चाचा तो प्लस का साइन, और डी ए की बुआ है, यानी यहाँ पर क्या करेंगे इस तरीके से। ये सब क्या है, आपस में एक ही जनरेशन के लोग हैं, आपस में भाई बहन है, ठीक है। तो ये हमने एक जनरेशन में लिखा है। अब अगर मैं बोलूँ ए का भाई एफ है, ए का भाई एफ है, ये मैंने बोला, तो अब भाई ए का भाई है तो इसी के साथ लिखेंगे एफ को इधर करके, ठीक है। ये सब क्या है, एक जनरेशन के लोग हो गए। तो ये आपको केवल बताया गया है कि जनरेशन को मतलब रिलेशन है उसको किस तरीके से आपको लिखना है ना, स्ट्रक्चर बनाते हुए, और इसी से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, ये जो पजल वाले क्वेश्चन होते हैं, ओके। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई, अभी धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा जब आप क्वेश्चन को क्या करोगे,
सॉल्व करोगे। ओके, चलिए आगे बढ़ें। ओके, इसमें कुछ और पॉइंट है, एक दो पॉइंट आप और सीखोगे, यहाँ पर जगह नहीं है, चलिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर बता देते हैं, ठीक है। तो एक दो पॉइंट आपको और सीखना है। पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है आपका, पति पत्नी आपको मैंने बता दिया कि कपल को कैसे लिखना है, क्लियर। और उसके अलावा हाँ, एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है, कपल वाला देख लेते हैं उसको कैसे करना है। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ सेंटेंस मैंने लिखे कि ए बी की, देखिए अभी हमारे पास बहुत समय है, सफिशिएंट समय है, तो आराम से हमें पढ़ना है, कोई भी जल्दबाजी नहीं है। ओके, 4 से 5 महीने में आपका सिलेबस बिल्कुल कवर हो जाएगा, तीनों सब्जेक्ट का बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो आराम से अच्छे से पढ़ो, कोई भी जल्दबाजी नहीं है। काफ़ी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराऊंगा मैं आपको चैप्टर के साथ, हर टाइप के बाद क्वेश्चंस दिए जाएंगे और हर चैप्टर होने के बाद भी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो बिल्कुल आराम से करेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो अगर आपको लग रहा है कि यार मैं बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पर डिटेल्स में चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ, तो चीज़ों को आप सीखो, क्लियर। बार बार पढ़ने से अच्छा है कि एक बार आप अच्छे से पढ़ लो, और ज़्यादा ये गहरे कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत छोटी सी बातें आपको बता रहा हूँ। ओके, बहुत आसानी से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। जैसे यहाँ पर है ए बी की पत्नी है, पत्नी है। एक सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिखा है बी सी की माता है। ओके, यहाँ पर लिख लो सी का पति ई है। यहाँ पर और लिख लेते हैं डी भाई है सी का, डी भाई है सी का, और एफ ई का पुत्र है, ठीक है। यानी ए बी की पत्नी है, ए इज़ द वाइफ ऑफ बी, बी सी की माता है, तो बी इज़ द मदर ऑफ सी, सी का पति ई है, ठीक है, ई इज़ द हस्बैंड ऑफ सी, डी भाई है सी का, ठीक है, डी इज़ द ब्रदर ऑफ सी, एफ ई का पुत्र है, एफ क्या है, ई का पुत्र है, एफ सन इज़ द ई, क्लियर। तो ये कुछ सेंटेंस मैंने आपको सामने लिखे हैं। तो अब इसका स्ट्रक्चर आपको बनाना है, स्ट्रक्चर आपको बनाना है, कैसे बनाओगे? चलिए कोशिश करो आप खुद से स्ट्रक्चर बनाओ, है ना। कैसे स्ट्रक्चर बनाना है, एक एक लाइन, एक एक सेंटेंस आप उठाओ यहाँ से। जैसे पहला है ए बी की पत्नी है, तो ए क्या है, ए पत्नी है, तो पति पत्नी वाली जनरेशन कहाँ पर होती है, सेम होती है, ठीक है, बराबर होती है। और मैंने आपको बताया था कि पति पत्नी के लिए आपको डबल लाइन का यूज़ करना है। तो ए बी की पत्नी है, ए क्या है, बी की पत्नी है, पत्नी है मतलब ये फीमेल हो गई, और ये फीमेल है, और ये दोनों कपल है, तो ये क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा, क्लियर। ये बात आपको समझ में आई। उसके बाद आगे बोला है बी सी की माता है, बी क्या है, सी की माता है। देखिए बी, एक सेकेंड, ए बी की पत्नी है और बी सी का पिता कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है, माता नहीं, पिता करो, पिता करो, ठीक है, पिता। बी सी का पिता है। अब देखिए यहाँ पर ये पिता है किसका, सी का, यानी फादर है सी का, तो सी इससे नीचे वाली जनरेशन में होगा ना, सी यहाँ पर हो जाएगा, क्लियर। अब सी का पति ई है, देखिए सी का पति कौन है, ई है, तो यहाँ पर सी का पति यानी ये आपस में सी और ई क्या है, कपल है, और ये ई पति है यानी ये मेल है, तो ये क्या हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी। क्या कोई कन्फ्यूज़न है क्या यहाँ पर? कुछ भी आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। उसके बाद डी भाई है सी का, देखिए सी का भाई है डी, तो ये क्या हो जाएगा, डी यहाँ पर भाई है सी का, क्लियर। उसके बाद है ना, सेम जनरेशन में आप लिखेंगे, भाई भाई और हस्बैंड वगैरह ये सब सेम जनरेशन के होते हैं। ओके, एफ ई का पुत्र है, एफ क्या है,
ई का पुत्र है, तो ई का पुत्र यानी इससे नीचे की जनरेशन में आएगा कौन, एफ, ये पुत्र है। तो इस तरीके से हमने ये पूरा स्ट्रक्चर बना लिया, ठीक है ना। इस तरीके से आपको जो है ये स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। ओके, देखिए कपल के लिए अगर डबल लाइन यूज़ करोगे तो आपको क्या यहाँ पर कन्फ्यूज़न नहीं होगा। आप अब यहाँ पर इसको ना भी पढ़ोगे ना, केवल आप इसी को पढ़ के आप बता सकते हो क्या इनमें आपस में रिलेशन है। सी और ई के बीच में कपल का रिलेशन है, पति पत्नी का, हस्बैंड वाइफ का, देखते ही आप बता दोगे। डी और सी के बीच में भाई बहन का रिलेशन है, देखते ही आप बता दोगे। क्लियर, तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। सपोज दैट अगर मैं यहाँ पर सिंगल लाइन खींचता, कपल के लिए अलग से मैं उसको डबल लाइन क्लिक करके उसको नहीं दर्शाता, तो यहाँ पर सिंगल लाइन क्लिक करता तो फिर कन्फ्यूज़न होता कि यार ये भाई बहन है आपस में या पति पत्नी है। क्लियर, तो अब मुझे यहाँ पर कन्फ्यूज़न नहीं है क्योंकि मैंने डबल लाइन खींची हुई है, और डबल लाइन का मतलब है कि आपस में क्या है, हस्बैंड वाइफ है। कोई कन्फ्यूज़न अगर हो आपको स्ट्रक्चर बनाते हुए तो बिल्कुल बेझिझक आप डाउट पूछ सकते हो डाउट ग्रुप में। क्लियर, डाउट ग्रुप है, देखिए 2 टेलीग्राम पर हमारे 2 ग्रुप है। एक में आपको टाइम टेबल और क्लासेस वगैरह सब चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी, उसमें आप मैसेज नहीं कर सकते, उसमें केवल हम ही आपको कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे। दूसरा ग्रुप है जो सबके लिए है, आप उसमें डाउट इजीली पूछ सकते हो, कमेंट मैसेज वगैरह कर सकते हो। क्लियर, तो दोनों ग्रुप को आपको ज्वाइन करके रखना है। आई होप कि ये स्ट्रक्चर वाली बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब आते हैं एक पॉइंट और है हमारे पास। देखिए कभी कभी आपके क्वेश्चन में लास्ट में पूछता है और उसमें आप कंफ्यूज हो जाते हो। जैसे आपसे पूछा, अगर आपसे लास्ट में पूछता है आपसे पूछा ए, लास्ट में पूरा क्वेश्चन उसने बता दिया, सारे रिलेशन आपस में बता दिए। लास्ट में पूछा आपसे कि ए बी से किस प्रकार संबंधित है, ए बी से किस प्रकार संबंधित है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा लास्ट में, भाई पूरा उसने आपस में रिलेशन बता दिया क्वेश्चन में। लास्ट में आपसे पूछता है कि ए बी से किस प्रकार संबंधित है या ये लिखा होगा कि ए का ठीक है, या लिखा होगा। सेम क्वेश्चन को इस तरह से भी लिख सकता है, ए का बी से क्या संबंध है, क्या रिलेशन है। ठीक है, ए बी से किस प्रकार संबंधित है, हाउ इज ए रिलेटेड टू बी। क्लियर, तो ये आप लिख लोगे इंग्लिश में, अगर आपको हिंदी में समझ नहीं आ रहा तो। हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, ए बी से किस प्रकार संबंधित है, या ए का बी से क्या रिलेशन है। ये आपको लास्ट में क्वेश्चन पूछता है, तो इसका आपको क्लियर मीनिंग पता होना चाहिए। मीनिंग आपको क्लियर पता होना चाहिए कि वो पूछ क्या रहा है, किसका रिलेशन किससे पूछ रहा है। क्लियर, तो इसका मीनिंग होता है कि यहाँ पर भाई कुछ भी हो सकता है, ए है यहाँ पर सी हो सकता है, डी हो सकता है, किसी का नाम हो सकता है। ठीक है, ऐसे बोल सकता है कि रोहित राम से किस प्रकार संबंधित है, डी ए से किस प्रकार संबंधित, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बस ये तरीका अगर आपसे पूछे तो आपको सीधा सीधा पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ पर पूछ रहा है कि ए बी से किस प्रकार संबंधित है, या ए का बी से क्या रिलेशन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए क्या लगता है बी का। ठीक है, अब यहाँ से आप बिल्कुल ये क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ से थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न आपको हो जाता है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कन्फ्यूज़न में हो जाते हैं कि किसका रिलेशन बताना है हमें। आपको सीधा सीधा याद रखना है कि अगर इस तरह से आपसे पूछे तो इसका मतलब ये होगा कि ए क्या लगता है बी का। अब आप डायरेक्टली बता सकते हो। ठीक है, आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा अगर ये बातें आपको पता होगी तो। क्लियर, ये पॉइंट आपको याद रखना है। एक पॉइंट और है इसके अलावा, बस फिर उसके बाद आप क्वेश्चन सीधा सोल्व कर सकते हो। एक पॉइंट और है, ये और आपको याद रखना है। फिर एक बार हम रिवीजन कर लेंगे
क्या क्या हमने अभी तक पढ़ा है, फिर उसके बाद पहला जो टाइप है उसको हम सीखेंगे। ठीक है, टाइप नंबर 1 को सीखेंगे। चलिए देखिए, एक होता है और, जैसे ए और बी भाई हैं, ए और बी, या ए बी का भाई है और सी का बेटा है। एक तो और वाला होता है कॉन्सेप्ट, और एक इसी में आपको इसी के अपोजिट या इसी से अलग बिल्कुल डिफरेंस मिलेगा, है जो वाला। है जो देखने में आपको सेम लगेंगे लेकिन बहुत अंतर होता है, बहुत अंतर है। क्लियर? तो कैसे आपको क्वेश्चन में मिलेंगे दोनों ये चीज़ें? ठीक है, दोनों चीज़ें कहाँ पर किस तरह से लिखी हुई मिलेगी, दोनों का मतलब बिल्कुल अलग अलग होता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा ए बी का भाई है और सी का बेटा है। ए बी का भाई है और सी का बेटा है। ये मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा, ये आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलेगा इस तरीके से। तो आपको अंतर क्या करना है, अंतर क्या है इन दोनों में, वो आपको यहाँ पर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, एक आपको लिखा मिलेगा ए बी का भाई है, ए बी का भाई है जो सी का बेटा है। देखिए, आपको दोनों सेंटेंस क्या लग रहे होंगे, सेम लग रहे होंगे कि यार ये तो दोनों सेम है, दोनों का मतलब सेम होगा। यहाँ पर और है, यहाँ पर है जो लिखा हुआ है, लेकिन वास्तव में क्या है, इनमें बिल्कुल धरती आसमान का अंतर है। और है जो बदलते ही आपका मीनिंग बदल जाता है क्वेश्चन का। जैसे किस तरह से मीनिंग बदलेगा, यहाँ पर क्या है, पहला सेंटेंस जो है, पहला सेंटेंस में क्या है, ए बी का भाई है और सी का बेटा है, यानी यहां पर केवल ए के बारे में बात चल रही है। चलिए, यहां पर केवल ए के बारे में बात हो रही है कि ए बी का भाई है और ए ही क्या है, सी का बेटा है। तो यहां पर केवल ए के बारे में बात चल रही है कि ए भाई भी है और बेटा भी है। ए बी का भाई भी है, और सी का बेटा भी है, सी का बेटा। दोनों क्या है, ए है, मतलब ए के बारे में ही बात चल रही है यहाँ पर कि ए भाई भी है और ए क्या है, बेटा भी है। तो दोनों क्या है, ए के बारे में बात हो रही है कि ए बी का भाई भी हो गया और सी का बेटा भी हो गया। लेकिन आते हैं इस वाले दूसरे वाले सेंटेंस पे। यहां पर बोला है ए बी का भाई है जो सी का बेटा है। अब यहां से मीनिंग चेंज हो जाएगा, आप बोलोगे कि यहां पर भी ए के बारे में बात हो रही है, लेकिन यहां पर ए के बारे में दोनों जगह बात नहीं हो रही है। यहां पर क्या हो जाएगा, ए बी का भाई है, तो बी का भाई तो हो जाएगा ए, ठीक है, ए क्या हो जाएगा, बी का भाई हो जाएगा। लेकिन है जो यहां पर लिखा है जो सी का बेटा है, तो यहां पर सी का बेटा कौन होगा, ये बी होगा। तो बेटा यहां पर कौन है, ये बी है। ये आपको बात रट लेनी है अगर समझ में नहीं आ रही है तो। अगर कहीं पर और मिले लिखा हुआ, इसका मतलब ये है कि वो पहले वाले के बारे में ही दोनों रिलेशन बताए हैं। ठीक है, ए भाई भी है और ए क्या है, आपका बेटा भी है। लेकिन अगर है जो हो जाए लिखा हुआ मिल जाए, तो ए बी का भाई है, यहां तक तो वो पहले वाले के बारे में इसने बताया, लेकिन है जो के जो बात बताता है तो ये पास वाले के लिए बताता है। क्लियर, जो है जो के पास में लिखा हुआ है, चाहे किसी का नाम हो चाहे अल्फाबेट हो, है ना, वो उसके बारे में रिलेशन बताता है। क्लियर, दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। ओके, अब आपके सारे के सारे जो पॉइंट थे वो कवर हो चुके हैं। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले अभी तक हमने क्या देखा, रीजनिंग में कितने टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं वो हमने देखा। पहला टॉपिक हमने स्टार्ट कर दिया ब्लड रिलेशन का। कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम उसके बारे में जानेंगे कि उसमें कितने तरह के क्वेश्चंस बनते हैं या एग्जाम में पूछे जाते हैं,
तो ब्लड रिलेशन के अंदर कुल 4 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। रिलेशन पजल, कोडेड रिलेशन, इंडिकेशन बेस्ड और फैमिली बेस्ड। क्लियर। हर टाइप का क्वेश्चंस का एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पर है लिखा हुआ, जिससे आप पहचान कर सकते हो। क्लियर। कोई भी कन्फ्यूज़न आपको नहीं होना चाहिए। तो ये चारों टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको दिखा दिए हैं। अब क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इम्पोर्टेंट जो बातें हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, वो हमें कुछ पॉइंट्स यहाँ पर सीखने होते हैं। तो मेल फीमेल वाला पॉइंट मैंने आपको बताया है, ठीक है। कपल यानी वाइफ हस्बैंड को कैसे लिखना है वो आपको बता दिया, डबल लाइन से लिखेंगे। प्लस माइनस वाला कॉन्सेप्ट आपको बता दिया। अब जनरेशन वाला इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो जाती है, तो ये मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया। सबसे ऊपर दादा दादी नाना नानी वाली जनरेशन यानी ग्रैंड्स, जो आपके पेरेंट्स होते हैं वो जनरेशन आएगी। फिर आपके पेरेंट्स वाली जनरेशन आएगी, है ना, चाचा चाची, पापा माता, ठीक है, मौसी मौसा बुआ। ये जनरेशन क्या होती है, सेम होती है। फिर आएगी बेटा बेटी यानी हमारी जनरेशन कह सकते हैं आप इसको, बेटा बेटी भांजा भांजी। क्लियर। तो इस तरीके से ये 3 जनरेशन आपको याद रखनी है और इन तीनों जनरेशन के बेस पर ये हमने स्ट्रक्चर बनाया है। क्लियर। इन तीनों जनरेशन के बेस पर ही स्ट्रक्चर बनाया है। क्लियर। ओके, कोई कन्फ्यूज़न आपको नहीं होना चाहिए क्योंकि रिलेशन पजल वाले क्वेश्चन ये आपके फैमिली ट्री से ही होते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर बना के ही सॉल्व होते हैं। कुछ पॉइंट्स यहाँ पर मैंने आपको बताए हैं, ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। ओके, दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं, है ना। उसके बाद मतलब ये तो वो हो गया जो क्वेश्चन में लास्ट में आपसे पूछता है, ये आपको याद रखना है। ये हो गया और है जो वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्या सारी बातें आपको समझ में आ गई? ओके, आई होप, उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब 1-2 क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। 1-2 क्वेश्चन भाई, हम पहला टाइप पढ़ रहे हैं रिलेशन पजल, ये हमने स्टार्ट किया है। टाइप नंबर 1 का कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ठीक है। टाइप नंबर 1 क्या है, पजल रिलेशन वाले, पजल रहेगी इसमें एक तरीके से। तो ये आपको जो है अभी मैंने आपको बताया ही है किस तरीके से आपको फैमिली स्ट्रक्चर बनाना होता है। वहाँ पर मैंने एक सेंटेंस आपको लिखा था, यहाँ पर क्या होता है, पूरा सेंटेंस आपको एक ही क्वेश्चन में लिखे हैं सारे अलग अलग करके। तो ये मैंने आपको बता दिया है। आप कोशिश करो एक बार वीडियो पॉज करके इन क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा है उसको सॉल्व करने की। चलिए आप एक बार कोशिश करो, फिर उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। वीडियो पॉज करके आप कोशिश करो, अब मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, इंग्लिश वाले बच्चे यहाँ पर पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में लिखा हुआ है एम ओ का पिता है, यानी एम इज द फादर ऑफ ओ। ये पहला सेंटेंस आपका लिखा है। तो एक एक सेंटेंस को ही सॉल्व करते जाना है, स्ट्रक्चर बनाना है। ऐसा नहीं पूरा सेंटेंस कहीं से भी पढ़ लिया, कहीं से भी आपने स्ट्रक्चर बनाने लग गए। शुरू से जो जो आपका सेंटेंस लिखा है, जैसे पहला सेंटेंस है एम ओ का पिता है, पहले इसका स्ट्रक्चर बनाओ आप। पूरे क्वेश्चन को छोड़ो, पहले इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाओ आप कि एम ओ का पिता है। तो एम यहाँ पर लिखा, अगर मैंने ओ का पिता है, ये एम है, ओ का पिता है, तो ओ को मुझे कहाँ पर लिखना है, अभी मैंने आपको बताया जनरेशन के हिसाब से इसके बराबर में लिखूंगा या इसके ऊपर लिखूंगा या इसके नीचे लिखूंगा। तो एम अगर ओ का पिता है तो ओ इसका बेटा है, बेटी होगी ना, तो ये इसके नीचे वाली जनरेशन में आएगा, तो ओ यहाँ पर लिखूंगा मैं, ठीक है भाई। ओ का पिता एम है तभी तो इससे ऊपर वाली जनरेशन में आया, और पिता है तो इसके लिए हम प्लस का साइन यूज करेंगे। क्या कोई कंफ्यूजन है क्या? पिता वाली जनरेशन क्या होती है, ऊपर होती है। आर ओ की बहन है। अब देखिए बहन वाली जो जनरेशन है वो बराबर होती है ना, तो आर ओ की बहन है, आर बहन है, इधर भी लिख सकते हो इधर भी करके लिख सकते हो, लेकिन लिखना बराबर में है। तो आर बहन है किसकी, ओ की, तो यहाँ पर मैं माइनस का साइन दूंगा क्योंकि ये बहन है, क्लियर, फीमेल है। आगे है, कोई कंफ्यूजन है क्या यहाँ तक? कुछ भी कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। एन आर की माँ है, एन आर की माँ है। देखिए एन क्या है, आर की माँ है, आर ये है, इसकी माता है तो माता वाली जनरेशन ऊपर होगी पिता के बराबर वाली जनरेशन में, क्लियर। तो एन क्या है, माता है, तो एन यहाँ पर क्या हो जाएगी, फीमेल। अब आप मुझे बताएंगे
एम का बेटा आर है और ये इसकी एन आर की माता है, तो आपस में ये पति पत्नी हो गई ना, आपस में हस्बैंड वाइफ ये दोनों क्या है, इनके माता पिता है, तो ये क्या है, पति पत्नी हो गए आपस में। उसके बाद यदि पी आर का पति है, तो ये आर जो है फीमेल है, इसका पति कौन है, कपल बनाएंगे, पी हस्बैंड है यानी मेल है। यदि पी आर का पति है, ठीक है, ये आपने स्ट्रक्चर बना दिया। आगे पूछा है तो पी का एन से कैसा संबंध है या क्या संबंध है। अब सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए, पूछ क्या रहा है। ये पूछ रहा है कि पी क्या लगता है, पी क्या लगता है एन का। तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, पूछ क्या रहा है। क्लियर। सबसे पहला ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गई। क्लियर। एक बार और मैं दोबारा से बना देता हूं कि एम ओ का पिता है, तो ओ का पिता एम है, तो एम को इससे ऊपर वाली जनरेशन में लिखेंगे, ठीक है ना, इस तरीके से। आर ओ की बहन है, तो बहन को सेम जनरेशन अपने बराबर में लिखेंगे, ठीक है, इधर लिख सकते हो चाहे इधर लिखना, बराबर में है। तो आर क्या हो गई, बहन है, तो इसको मैंने माइनस का साइन यहां पर दे दिया। एन आर की माँ है, तो एन माता है आर की, तो माता वाली जनरेशन इससे ऊपर होगी ना, इस जनरेशन के बराबर में ये आपस में दोनों बराबर जनरेशन में रहेंगे। और ये एम पिता है इसका, भाई एम पिता है, क्योंकि एम इसका पिता है तो एम इसका भी पिता होगा। और एन आर की माता है, तो ये आपस में क्या है, पति पत्नी है, ठीक है। उसके बाद यदि पी आर का पति है, एक सेकेंड, ओके, आगे यदि पी आर का पति है, तो पी क्या हो गया, पति, हस्बैंड वाइफ है दोनों, ये आपस में डबल लाइन से हमने यहां पर दर्शा दिया। तो पी का एन से कैसा संबंध है, यानी पी क्या लगता है एन का। एन कहां पर है, ये रहा, पी कहां पर है, ये रहा। देखिए एन की बेटी का पति, आप मुझे बताएंगे किसी की बेटी का पति क्या लगेगा, उसका दामाद लगेगा ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, दामाद। भाई बेटी का पति कौन होता है, दामाद। ओके, तो दामाद आंसर है, सन इन लॉ। यहां पर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। किसी को कोई भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप सीधा सीधा डाउट पूछ सकते हो ग्रुप के अंदर। ओके, क्या यहां पर कोई प्रॉब्लम है क्या, ठीक है। आगे देखते हैं, सेम तरह का क्वेश्चन आगे सॉल्व करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए, P Q का पति है, P क्या है, Q का पति है, तो वही हस्बैंड है, ठीक है। P इज द हस्बैंड ऑफ Q, तो P Q का पति है, तो P को प्लस में लिखेंगे, और ये आपस में क्या है, पति पत्नी है, तो ये हम डबल लाइन से इसको लिखेंगे। ओके, ये हो गया Q, ये हो गई फीमेल। क्लियर। ये आपस में क्या हो गई, देखिए स्ट्रक्चर में आपको प्लस माइनस या पति पत्नी का साइन यूज करने से बिल्कुल क्लियर रहता है कि यार हम ये आपस में क्या रिलेशन इनका है। अब अगर आप यहाँ से क्वेश्चन भी हटा दो ना, तो आप इजीली यहाँ से पूरा क्वेश्चन भी देख के लिख सकते हैं कि आपस में क्या रिलेशन है। क्लियर, कि एम का यानी एम जो है ओ का बेटा है, और आर ओ की बहन है, और आर की माता एन है, और आर का पति पी है। मतलब आप क्वेश्चन भी हटा दो तो इजीली आप यहां से देख के बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। इसीलिए थोड़ा सा मतलब पहचान के लिए हम ये साइन यूज करते हैं, डबल लाइन का, प्लस का, माइनस का, ताकि और जनरेशन वाला। क्लियर, तो इसीलिए तो ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे कोई भी। चलिए, तो पी क्यू का पति है, ये हो गया पी पति हो गया क्यू का, आपस में ये पति पत्नी हो गई, हस्बैंड वाइफ। आर क्यू के पिता हैं, तो आर क्या है, आर क्यू के पिता है। आर क्या है, आर देखिए यहाँ पर लिखते हैं, ये है क्यू, और क्यू के पिता है, पिता वाली जनरेशन ऊपर रहेगी, तो आर इसके पिता है, ये हो गई ऊपर एक, इससे एक जनरेशन ऊपर हो गई है, ठीक है। आर क्यू के पिता है। एस आर का पुत्र है, एस कौन है, आर का पुत्र, ठीक है भाई। ये अगर फीमेल है तो ये इसकी क्यू है पुत्री, और आर का पुत्र कौन है, एस है, यानी इसका भाई होगा, इसके बराबर में होगा, ठीक है। समझ में आया ना भाई, ये एक जनरेशन के होंगे ना भाई, ये इसकी पुत्री है, इसका ये पुत्र है, तो ये आपस में क्या होंगे, एक जनरेशन के ही होंगे।
एस आर का पुत्र है और टी आर की माता है। तो टी कौन है? आर की माता है। ये आर है, इसकी माता कौन है? माता इसकी और ऊपर जाएंगे जनरेशन, एक जनरेशन आर से ऊपर जाएंगे, और ये फीमेल मैंने यहाँ पर लिख दिया। क्लियर। अब क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा है। पी टी से किस प्रकार संबंधित है? पी टी से किस प्रकार, यानी फिर से वही मतलब, क्वेश्चन का मतलब आपको पता होना चाहिए पूछ क्या रहा है कि पी क्या लगता है, पी क्या लगता है टी का, पी क्या लगता है टी का। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। अब ये स्ट्रक्चर आपने बना लिया, अब आपको यहीं से सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पर टी में और पी के बीच में रिलेशन बताना है। क्या लगता है देखेंगे, देखिए टी के बेटे, टी के बेटे की बेटी का पुत्र, टी के बेटे की बेटी का पुत्र। ठीक है, यानी टी के बेटे का क्या हो गया? दामाद हो गया। तो यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शन है सन्स डॉटर, यानी टी के सन यानी टी के बेटे की डॉटर यानी बेटी का हस्बैंड। बिल्कुल सही बात है। ये यहाँ पर हिंदी में गलत लिखा हुआ है। ठीक है, हिंदी में गलत लिखा हुआ है। ओके, इंग्लिश वाला सही है यहाँ पर, सन्स डॉटर्स हस्बैंड। ओके, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, सेम कॉन्सेप्ट पे, सेम है ना। अभी तो हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, पहला ही है ना ये अभी। ओके, पहला टाइप है, तो इसमें आपको लास्ट में क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसको आपको सॉल्व करना रहेगा। ओके, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपको करना है खुद को सॉल्व, सेम इसी तरह से जो अभी हमने दो क्वेश्चन किए हैं उसी तरह से है। इस क्वेश्चन को भी आपको खुद को सॉल्व करना है। ये होमवर्क के रूप में आपको दिया जा रहा है, एक तरीके से कह सकते हैं। और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी क्लास के साथ साथ, है ना। उसके बाद जो है ये वाला क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर है और जो वाला कॉन्सेप्ट है, तो ये क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, वैसे तो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं एक बार। देखिए, राधा राधिका की बेटी है जो रेखा की इकलौती बहू है। अब यहाँ से देखेंगे, देखिए है जो वाला कॉन्सेप्ट है, तो एक बार इसको देख लेते हैं। बाकी सेम कॉन्सेप्ट है, उसमें कोई इतना बड़ा अंतर नहीं है कि यार अलग से क्वेश्चन आ गया, वही है। बस इसमें यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं। रमा राधिका की बेटी है, तो रमा बेटी है। देखिए रमा क्या है? बेटी है, यानी इसको माइनस लिखेंगे। किसकी? राधिका की। तो राधिका इसकी माता होगी, तो एक जनरेशन ऊपर लिखेंगे राधिका। कोई कंफ्यूजन है क्या? कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। रमा राधिका की बेटी है जो रेखा की इकलौती बहू है। और है जो वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया हुआ है जो बताता है पास वाले के लिए। ठीक है, और जो बताता है वो पहले वाले के लिए। तो है जो वाला जो है पास वाले, पास में कौन है? राधिका। तो राधिका के बारे में बताया कि है जो रेखा की इकलौती बहू है। तो रेखा की इकलौती बहू कौन होगी? पास में जो है राधिका। तो राधिका कौन है? वो रेखा की इकलौती बहू है। बहू होती है बेटे की वाइफ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया? रेखा की इकलौती बहू। तो ये यानी ये किसी की पत्नी है भाई, ये इसका कोई पति होगा, है ना, ये मेल होगा कोई। ठीक है, और ये कौन है? इकलौती बहू है किसकी? रेखा की, यानी रेखा के बेटे की जो है वाइफ है। तो ये रेखा यहाँ पर हो जाएगी। समझो इस बात को। देखिए रमा राधिका की बेटी है, रमा क्या होगी? बेटी होगी राधिका की, एक जनरेशन ऊपर लिखा। और इसका हस्बैंड होगा कोई, भाई ये शादीशुदा है तो इसका हस्बैंड होगा। ये मान लीजिए यहाँ पर कोई नाम नहीं दिया हुआ, तो प्लस का साइन मैंने लगा दिया और बीच में डबल लाइन क्लिक कर दी, ताकि आपस में हस्बैंड वाइफ हमें पता चल जाए। अब ये राधिका जो है इकलौती बहू है। बहू का मतलब होता है कि बेटे की वाइफ। इकलौती है तो एक ही बेटा होगा इसका रेखा का, और इसकी ये पत्नी है। ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया। उसके बाद मोहन ऋषि के पिता और रेखा के पति है। तो रेखा के पति है कौन? देखिए और वाला कॉन्सेप्ट भी मिल गया। तो मोहन ऋषि के पिता हैं और रेखा के पति है। तो दोनों बातें यहाँ पर मोहन के बारे में बोली गई है। ये रेखा के पति भी है, तो रेखा के पति है कौन? मोहन। तो इस तरह से हम इनको आपस में कपल बना देंगे। ठीक है, और ऋषि के पिता भी हैं।
तो ऋषि, अब देखिए इसका एक ही बेटा है, तो ये कौन है, यही ऋषि है। जब एक ही बेटा है, क्योंकि इकलौती बहू है ना, एक ही बेटा है, तो यही क्या है, ऋषि है। ऋषि का राम से क्या संबंध है, सॉरी राम है कि रमा है, ऋषि का रमा, ठीक है, ये रमा कर लिया, रामा, ठीक है, ये राम, ये भी राम है, ठीक है, राम कर लीजिए इसको भी, दोनों नाम सेम है। ओके, तो ऋषि का राम से क्या संबंध है, तो ये ऋषि है और ये राम है, ठीक है, राम कर लीजिए यहाँ पर, इसका क्या संबंध है, यानी ऋषि का राम से, यानी ऋषि क्या लगता है, ऋषि क्या लगता है, क्या लगता है किसका, राम का, राम का, ठीक है, ये है राम, ये है राम, और इसका ये ऋषि क्या लगेगा, ठीक है, राम की माता का हस्बैंड, राम की माता का हस्बैंड, यानी आपकी मदर के हस्बैंड जो होते हैं वो आपके कौन होंगे, फादर होंगे, ठीक है, ये क्या है, पिता है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। ओके, ऑप्शन, एक सेकेंड, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, फादर। ओके, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है, ये पहला टाइप है ना, ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है, बस ज़्यादा टफ नहीं है, एक दो बार आप क्वेश्चन खुद से करोगे, खुद से प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से सारी चीज़ें आपके माइंड में आ जाएगी। ओके, बाकी की जो आगे की जो कॉन्सेप्ट है आपके, कोडेड रिलेशन हो चाहे इंडिकेशन बेस हो, उसमें आपको माइंड यूज नहीं करना होता है, सीधा सीधा क्वेश्चन में से ही आपको आंसर मिल जाता है, ठीक है। तो फिलहाल की क्लास को हम यहीं पर स्टॉप करेंगे और होमवर्क के लिए जो जो क्वेश्चन दिए हैं उसको आपको करना है। आगे क्वेश्चन ये आपको करने हैं, सारे क्वेश्चन बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पे है, बिल्कुल सेम, ठीक है, कुछ भी अलग नहीं है यहाँ पर, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। ओके, इस तरीके से ये हमारी पहली क्लास थी और आगे आपको रेगुलर इसी तरीके से क्लास मिलती रहेगी। ओके, चलिए इस क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं। ओके, थैंक यू।